आजकल जो है वो डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पहले औरतें सब सह जाती थी, तो अब औरतों ने इस चीज को अपनी किस्मत मानना बंद कर दिया है। मेरी कविताएं मेरी रूह का आईना है, एक दफा ठहर कर खुद को देख लेना तुम। तो आपकी लाइफ में ये कविताएं कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? लड़की कविताएं लिख रही है या फिर प्रेम पर कुछ लिख रही है तो इट मीन्स वो बिगड़ी हुई है। फीमेल्स होती है ना, वो जब स्टेज पर जाती हैं तो वो ये समझती हैं कि स्टेज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आसपास के लोग तकरीबन ये समझ रहे होते हैं कि ये जो महिला स्टेज पर खड़ी है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। 2012 में मैंने कंसीव किया और एकदम से जब डॉक्टर ने बोला ना कि हार्ट बीट ही नहीं है, तो मेरा सपनों का महल था ना वो ढह गया। आपकी सबसे फेवरेट कविता कौन सी है? और कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं विदा, बेटों को भी एक ही दहलीज से नम आँखों के साथ न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। कपिल सुभाष केज है, वो क्या है? सो इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे पर्सन से बात करने वाले हैं जिनके हर जवाब में आपको कहानी, स्टोरी टेलिंग, पोइट्री मिलने वाली है और पूरी कॉन्वर्सेशन में आपको लगेगा कि आप कहीं और ही खो गए। राइट? ये पोइट भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, राइटर भी हैं और इन्होंने अपनी खुद की बुक भी लिख रखी है। तो जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। वॉच दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर पॉडकास्ट। आई थिंक इसमें मैं इंट्रोडक्शन देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे साथ जो है, मैं चाहती हूँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम एक शायरी से ही करें। तो ओवर टू यू एंड देन वील प्रोसीड विद माय क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है निधि कौशिक और अपने इंट्रोडक्शन में मैं बस इतना ही कहती हूँ कि मेरी कविताएं मेरी रूह का आईना है, एक दफा ठहर कर खुद को देख लेना तुम। एक सवाल है मेरा, जब हम राइटर्स की बात कर रहे होते हैं जी, तो मैं जब स्टूडेंट की काउंसलिंग करती हूँ तो मैं हमेशा, पहले क्या होता था कि आई वांटेड टू बिकम इंजीनियर। जब इंजीनियरिंग करने लगे तो रियलाइज हुआ कि यार मैं तो कंप्यूटर के सामने बैठ नहीं सकती। जी। उसके बाद समझ में आया कि होता क्या है, जब ऊपर वाला हमको पैदा करता है तो हमको इंटरेस्ट तो बदलते रहते। कभी हमें डॉक्टर बनना है, कभी हमें इंजीनियर बनना है, कभी हम किसी एक्ट्रेस को देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हमें इसमें अपना करियर बनाना चाहिए। पर ऊपर वाला हमें एक स्किल देता है, बिल्कुल वो एक पेंसिल की तरह है और अगर आप उसको शार्प करते रहोगे, प्रॉपरली यूज करते रहोगे तो अपनी लाइफ में ग्रो करोगे। तो करियर इज अबाउट स्किल जिसमें आप अच्छे हो प्लस इंटरेस्ट। सो आपकी लाइफ में ये कविताएं कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? हाउ इट ऑल स्टार्टेड? जैसे आपने कहा ना कि अभी मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी। जब आपने इंजीनियरिंग के लिए सोचा होगा ना, तब आपको पता भी नहीं होगा कि आप में ये स्किल है जो आप अभी परस्यू कर रहे हैं। सेम वैसा ही मेरे साथ था। हमें ना उस वक्त पता नहीं होता क्योंकि हमारा विजन ऐसे बिल्कुल जैसे घोड़े के दोनों साइड पे लगा देते हैं ना, ऐसे सोसाइटी ने ना स्ट्रेट कर दिया है कि बस यही 4 करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, या तो टीचर बन सकते हैं, और या फिर इंजीनियर बन सकते हैं। और फीमेल की जब बात आती है तो इंजीनियर वाला स्कोप भी बहुत कम हो जाता है, तो आप टीचर वीचर यही सब बन सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो बैरियर्स हैं, जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं वो बैरियर्स भी खत्म होते जाते हैं और हमारा विजन जो है वो वाइड होता जाता है। और जब हम दुनिया को बेहतर समझते हैं तब हम खुद को भी और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे जैसे मैंने जिंदगी जी, मैंने दुनिया को समझा, मैंने जिंदगी को समझा और मैंने खुद को समझा। और स्पेशली जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो आप अपने आप को और बेहतर इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि आप अकेलापन जो है वो एंजॉय करने लगते हैं, और अकेलेपन से बेहतर चीज खुद को जानने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा भी वैसा ही था कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे ये एक होता है ना कि डॉट्स कनेक्ट होते हैं, आप पास्ट के डॉट्स कनेक्ट करते हो। जब मैंने लिखना अभी बिल्कुल सीरियसली शुरू किया तो मुझे याद आया कि यार मैं तो बचपन से ही कर रही थी ये, बट मैंने इसको एज अ स्किल या एज अ प्रोफेशन कभी नहीं सोचा, क्योंकि वही सेम चीज कि हमारा विजन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ कि इतना ही हो सकता है। तो आप अभी कितने साल से राइटिंग कर रही हैं? अगर एज अ पैशन कहें या एज अ हॉबी कहें तो मैं शायद बचपन से कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारी पहले भी बात हुई थी बिफोर इंटरव्यू तो मैंने आपको बताया था कि मैं बचपन से ही लिखने का, हाँ, मैं बचपन से ही लिखने का शौक रखती थी। कुछ भी छोटा मोटा, मतलब अलग से एक जर्नल डायरी में बना के रखती थी, बट सीरियसली मैंने ये 2018 से स्टार्ट किया। और ये स्टार्ट कैसे हुआ? इसके पीछे भी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी कि ये स्टार्ट किसी और ने आपके लिए किया एंड यू फेल्ट लाइक हाँ ये तो काम कर रहा है तो मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल। आई यूज्ड टू बी अ टीचर, आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी मैंने काम किया, बट कहीं पर भी ना वो
किक नहीं मिल रही थी। कहते हैं ना कि आपको लगता है कि यार ये चीज तो मेरे लिए ही बनी है। मुझे कभी नहीं लगा कि यार ये चीज मेरे लिए बनी है तो मैं ये करती रहूं। लेकिन जब मैंने जैसे आपको बताया भी कि जब मैंने राइटिंग को उतना सीरियसली लिया भी नहीं था, एज अ हॉबी ही मैं करती थी। और मेरे एक फ्रेंड ने ही मुझसे कहा कि यार मेरा दिल टूट गया, तो मैंने उसको 2-3 अपनी दर्द भरी शायरियां भेज दी। उसने कहा क्या यार तुम गूगल से डाउनलोड करके भेजती रहती हो तो मैं भी पढ़ लेता हूँ, इससे थोड़ी हम मूव ऑन कर पाते। मैंने कहा मैंने लिखी है। तुमने लिखी है तो तुम ये सब प्रोफेशनली क्यों नहीं करती हो? मैंने कहा यार इतना थोड़ी मैं अच्छा लिखती हूँ। कहते नहीं तुम बहुत अच्छा लिखती हो। तो उन्होंने मेरा खुद इंस्टाग्राम पेज बनाया और उस पे उन्होंने मेरी जो हैंड रिटन थी पोस्ट वो करना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे पासवर्ड दे दिया और मुझे कहा कि अब आप ये करो। मुझे शुरू में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए लिखती थी पहले, बट जब व्यूज आने लगे, लोगों को पसंद आने लगी, जब तक रील आए भी नहीं थी मैंने वीडियोस डालना शुरू कर दिया था। उससे पहले मुझे नहीं पता था रील आएगा कभी कल्चर, बट ये भी एक अच्छा ही हुआ कि कोविड के टाइम पे रील्स आ गई और ये काम कर गया फॉर्मूला। एक और स्टोरी जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट, पहले तो आई टोटली अग्री कि हमें एक तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, स्पेशली लड़कियों के केस में क्या होता है। कल आई वाज टॉकिंग टू समबडी, दो आई वाज नॉट एबल टू आंसर इट, कि हम इतना ज्यादा चल रहा है महिला सशक्तिकरण पे, जी ठीक है, दैट वुमेन शुड बी एम्पावर्ड। लड़कों के लिए नहीं होता है बिकॉज लड़के तो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। अग्री। अब इसमें एक सिंपल सा प्रॉब्लम है कि कितना ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ऊपर लेवल पे देखें तो इट्स देयर, पीपल आर कमिंग टॉकिंग अबाउट, बट अगर हम इन रियल बिहाइंड दी पिक्चर बात करें तो अभी भी द इश्यूज आर देयर, बिल्कुल राइट, बिकॉज वो बचपन से एक होता है ना कि अच्छा लड़की है तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस जो कर सकती है, ठीक है, उसको ये पता है कि अच्छा तुम्हें पढ़ाई कर लो, तुम्हारी शादी तो होनी ही है, राइट, तुम्हें किसी और घर ही जाना है, ठीक है। हम कभी लड़की के लिए ये नहीं सोचते कि अच्छा ये बड़ी हो जाएगी तो ये मेरा सपोर्ट बनेगी, पेरेंट्स नहीं सोचते। तो उस हिसाब से उसे ट्रेनिंग नहीं किया जाता कि तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना है, तुम्हें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, तुम्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए भी होना है। तो दैट इज देयर। तो आपके केस में क्या है, जब आप 5 सिंस you was like 5 years old, आप तब से लिख रहे हो और आप इवन चाहते भी थे कि आप इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करो, राइट, एंड आपकी शायद पहली डायरी थी जिसपे आप लिखते थे, उसके साथ क्या हुआ? वही बात आ जाती है, स्पेशली हरियाणा। पहली बात तो खैर मेरे पेरेंट्स उतने, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ बहुत ही नैरो माइंडेड रहे हैं, लेकिन हर किसी का ये रहता है कि पहली चीज पढ़ाई। पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो वो मतलब मेंटालिटी वही है कि पढ़ाई के अलावा इधर उधर तो आपने देखना ही नहीं है। तो हमारे घर में यही था कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और मैं पढ़ाई में अच्छी भी थी। तो ऐसा नहीं था कि वो उनको ये पसंद नहीं था, बट कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का प्रेशर आता है कि यार लड़की कविताएं लिख रही है या फिर प्रेम पर कुछ लिख रही है तो इट मीन्स वो बिगड़ी हुई है, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत, कुछ ऐसा ना हो, हाँ गलत डायरेक्शन में ना जा रही हो। तो वो एक बड़ा ही रहता है, पेरेंट्स का कंसर्न रहता है, और मुझे लगता है कि आज भी रहता है। इवन मैं आज भी बात करती हूँ ना लोगों से, तो लड़की का स्टेज पर जाना, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा फीमेल्स ही ट्रोल होती हैं अगर वो स्टेज पर जाती हैं। एक बड़ी ही अजीब बात लगेगी पर ये बहुत सच है, मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने ही मुझसे कही थी कि जो फीमेल्स होती है ना वो जब स्टेज पर जाती हैं तो वो ये समझती हैं कि स्टेज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, राइट, लेकिन आसपास के लोग तकरीबन ये समझ रहे होते हैं कि ये जो महिला स्टेज पर खड़ी है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारे समाज की मानसिकता है। तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं वो शुरू से ही डरना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट जब हमारे वहां पे हरियाणा में ना मैंने एक चीज देखी थी, किसी के घर भी बेटी होती थी ना लोग रोते थे, सेलिब्रेट नहीं करते थे कि बेटी हुई है। जब कुछ कुछ चीजें मैंने देखी ना, शादी के बाद लड़कियों के साथ क्या होता है, रेप होता है, तो मैंने एक बार अपने घर में पूछा भी था कि यार ये बेटियां होती तो लोग रोते क्यों हैं। तो जब एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ हमारी फैमिली में कि एक लड़की जो है शादी के बाद उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि बेटा जिस दिन लड़कियां पैदा होती हैं उस दिन इसलिए नहीं रोया जाता कि बेटी पैदा हुई है, इस दिन को सोचकर रोया जाता है कि यार कल को कोई अगर ऐसा इंसान मिल गया जो उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देगा, आप उसको इतने लाड प्यार से इतने नाजों से पालते हो और फिर उसको कोई जानवर की तरह ट्रीट करेगा, वो दिन सोचकर माँ बाप उसी दिन रोते हैं जिस दिन वो पैदा होते हैं। आपको अपना टेक भी बताती हूँ। जब मैं आई वाज द सेकंड गर्ल इन माय फैमिली,
मेरे मॉम डैड वर लाइक हैप्पी बट स्टिल फैमिली में कि अच्छा दूसरी भी लड़की पैदा हो गई है, ठीक है। मेरी मम्मी बता रही थी कि शी वाज वेरी स्कैर्ड कि तो पहली भी बेटी फिर दूसरी भी बेटी। तो माय फादर सेड कि ये तो मेरे दोनों बेटे ही हैं। और मैं हमेशा आई वाज लाइक बहुत चिढ़ जाती थी अगर कोई ये कहते अरे वो तो पता नहीं क्यों। और मैं हमेशा कहती थी कोई डिफरेंस है ही नहीं। इवन जब फादर की डेथ होने वाली थी तो पूरे 1 साल आई वाज विद हिम, मैं उनको डॉक्टर्स के पास ले जा रही हूँ, उनकी जितनी भी मतलब थ्रू आउट एवरी सिंगल स्टेप। मेरा भाई छोटा था तो मैं हर जगह जाती थी। इवन मेरे फादर की डेथ के बाद भी मेरी फैमिली को सपोर्ट करना, उनको लेके चलना। तो मेरी मम्मी अभी कहती हैं, अर्शी जो है उसके फादर कहते थे कि अब मेरी बेटी नहीं सब बेटे ही हैं, तो शी प्रूव्ड इट। पर मैंने भी अपनी लाइफ में कई इंसिडेंट्स देखे, बहुत सारी चीजें देखी, तो मुझे अब मैं अपनी मॉम से कहती हूँ कि मम्मी मुझे अब पता चला कि लोग क्यों इतने अपसेट हो जाते हैं कि लड़की पैदा होती है। बिकॉज लड़का जो है वो थ्रू आउट आपके साथ ही रहेगा, लड़की किसी और के घर जाएगी। अब स्पेशली होता क्या है कि पेरेंट्स कितने प्यार से पालते हैं अपने बच्चे को। मुझे याद है मैं जब नाराज हो जाती थी, माय फादर यूज्ड टू से कि मुझसे बात नहीं करेगी क्या। बट जब आप इन रियल पापा के जाने के बाद जो सोसाइटी होती है टफ है कि नोबडी केयर्स फॉर योर इमोशन, राइट? दे डोंट लिटरली केयर। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ और बुरा है। तो कंसर्न क्या है कि वो इसलिए इतने कंसर्न होते हैं कि किसी जिस पॉइंट को आपने ये बोला, आई टोटली अंडरस्टैंड इट एंड आई फेल्ट इट आल्सो कि इस वजह से लोग कंसर्न होते हैं कि बेटी पैदा हुई है। तो वही जब मैं मतलब उनको लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनको ये लगता था कि यार लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए जब मैं चंडीगढ़ मूव कर गई और मेरी डायरीज वहीं रह गई, तो मेरे पापा को वो डायरी मिली, उनको लगा मेरी छोटी बहन की, वो उस वक्त पढ़ रही थी, तो उनको बड़ा कंसर्न हुआ कि यार हम पढ़ा रहे हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए और तुम ये सब लिख रहे हो। हालांकि उसने बताया नहीं कि वो मेरी डायरीज हैं, तो पापा ने वो फाड़ फूट के जला दी थी। तो जब मुझे पता चला तो मैं बड़ा हर्ट हुई और मैंने लिखना छोड़ दिया। लेकिन जब शादी हुई, तो शादी मेरी हुई थी 2011 में, 2012 में मैंने कंसीव किया। और एक बच्चा ना तभी से माँ के लिए बच्चा होता है जब वो 2 लाइनें आती है ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे, वो नाम भी सोच लेती है, वो उसके करियर ऑप्शंस भी सोच लेती है, वो सब कुछ इमेजिन कर लेती है। और एकदम से जब डॉक्टर ने बोला ना कि हार्ट बीट ही नहीं है, तो मेरा जैसे एक पूरा बना बनाया वो सपनों का महल था ना, वो ढह गया। तो मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन पूरी रात रोए थे। उसके बाद काफी दिन तक मुझे ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं मेरा इस दुनिया में। तो फिर मैंने किताबें पढ़ना दोबारा से शुरू किया और उसके बाद फिर लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वेंट आउट करने के लिए और कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप हस्बैंड से भी कहो तो वो भी तो परेशान ही होंगे ना यार, वो आपको कंसोल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भी उतने ही दर्द से गुजर रहे हैं। तो मैंने फिर तब दोबारा से लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक चीज आपने बोली, जब आपका मिसकैरेज हुआ उसके बाद जो फेस था, यू वाज नॉट एबल टू एक्सेप्ट। कई लोग की लाइफ में ये फेस होता है, वो उससे आगे भी बढ़ जाते हैं, कई लोग नहीं बढ़ पाते। अभी हम बहुत ज्यादा ये देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, राइट, पैनिक अटैक्स आना। बिल्कुल। तो इस पे व्हाट डू यू वांट टू से? देखो, मिसकैरेज के बाद तो ऑब्वियसली होता है थोड़ा दुख, थोड़े वक्त के लिए होता है। दुख इस चीज का नहीं होता कि वो चीज आपसे छिन गई है, दुख इस चीज का होता है जब लोग उसके छिन जाने का इल्जाम भी आप पर लगाते हैं। कि मतलब एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उससे छिन जाए। जब लोग आप पर ही इल्जाम लगाते हैं कि आपकी ही कुछ कमियां रही होंगी, आपने अपना ठीक से ख्याल नहीं रखा होगा, वो ज्यादा डिप्रेसिंग फेज होता है। और बहुत सारी महिलाएं इससे जूझती हैं। हम अभी ना, आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे ना, हर कमेंट सेक्शन में बॉयज वर्सेस गर्ल चल रहा है। वो बॉयज वर्सेस गर्ल हैं जो मेट्रो सिटीज में बैठकर सिर्फ इंस्टाग्राम पे रियलिटी समझ रहे हैं। अगर वो ग्राउंड पे जाएं और वो ऐसे ऐसे गाँव में, ऐसे ऐसे टायर 2 टायर 1 सिटीज में जाएं कि जहां पर मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं यार कि महिलाओं को यही नहीं पता है कि हमारे कोई राइट्स भी हैं। तुम तो लड़ रहे हो, फेमिनिज्म कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि हमारे राइट्स हो भी सकते हैं। अच्छा, हम अपने पति से ये चीज मांग भी सकते हैं, या हम अपने ससुराल वालों को ये बात बोल सकते हैं कि ये मेरा हक है। तो ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं जो इन सब चीजों का शिकार होते हैं। उनको एंजाइटी भी होता है, उनको डिप्रेशन भी होता है। बहुत महिलाओं को बच्चा होने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं वो क्यों इतनी चिड़चिड़ी है, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने क्यों अपना ख्याल रखना बंद कर दिया है। उनको लग रहा है कि जस्ट जिंदगी है, पहले भी परेशानी थी, अभी भी परेशानी में ही चल रही है। तो है। और जो अभी करंट सिनेरियो में जो डिप्रेशन है कि ब्रेकअप हो गया और डिप्रेशन है, तो
मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट अ फेज। आप उस वक्त पे कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। अगर आप अभी जो जेनजीज हैं उनको देखें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप हुआ, अगले दिन हुक्का पी रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं और लिख रहे हैं माई रूल्स माई लाइफ, आई एम लिबरेटेड, है ना, आई हैव मूव्ड ऑन। अंदर जाके वही चीख चीख के रो रहा होता है कि अरे यार। तो एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है कि आप इमोशनल हो, आपको दर्द हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपकी तकलीफ हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको दुनिया को ये दिखाना है कि मैं तो कूल हूँ, मैं तो डूड हूँ, है ना। तो वो डिप्रेशन का एक अलग रूप है। आपकी इस कॉन्वर्सेशन से दो सवाल है। पहला एक सवाल बाद में पूछती हूँ, एक सवाल अभी। सोशल मीडिया पे क्या होता है आजकल, हम फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे क्या है कि हर इंसान सिर्फ अपनी लाइफ का अच्छा फेज बिल्कुल डाल रहा है, और उससे क्या है, यू आर गेटिंग मोर इनसिक्योर, राइट। तो मैं पहले मतलब अपनी I used to watch a couple channel and I used to think that wow क्या couple है, इनसे खुश तो कोई हो नहीं। हाँ, मतलब लड़का इतना अच्छा दिखता है, लड़की भी अच्छी, फैमिली इतनी अच्छी है, और अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो पॉप अप हुई दैट उनका डाइवोर्स हो गया है। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब क्या वो सब सच था जो मैं देख रही थी और जो मैं सोच रही थी कि ऐसा होता है, या फिर तो ये क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया चल क्या रहा है, आइदर हम ब्रेकअप्स की बात करें आजकल, रिलेशंस, शादियां नहीं चल पा रही हैं, आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? एवरीथिंग इज कंटेंट एंड कंटेंट इज एवरीथिंग। ये मंत्रा है, ठीक है। तो हर चीज जब आप जैसे मैं आपको एक बहुत पर्सनल एग्जांपल दूंगी। मेरे हस्बैंड कभी फोटो क्लिक नहीं करवाते, ना ही मेरे इंस्टाग्राम पे आपको उनकी एक भी फोटो दिखेगी। मेरा बेटा फोटो क्लिक नहीं करवाता, ना ही मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मेरे बेटे की फोटो मिलेगी। छुप के मैंने कभी कोई क्लिक कर ली हो या किसी शादी में कोई फोटो वो मैंने डाल दी हो तो वो एक अलग बात है। लोगों की अजम्पशन है कि इधर आई एम अ सिंगल मदर या फिर मेरी और मेरे पति की बनती नहीं है। कैन यू बिलीव? तो अब लोगों को ये लगता है कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना वो मुझे देखना है, और लोगों को ये लगता है कि यार अगर मैंने अपना सच दिखा दिया तो ऐसा ना हो कि मैं वैलिडेटेड ना रहूं लोगों के लिए। तो उनको क्या दिखाना है जो सच नहीं है, और ये पता है बहुत ही टॉक्सिक एक रूप ले जाएगा आगे आगे, और ये ले भी रहा है। आपने जैसे बताया कि एक कपल सोशल मीडिया पे बहुत खुश दिखाई देता है और ऑन कैमरा आप बहुत खुश हो, कैमरा ऑफ होते ही आपकी रियल साइड बाहर आ जाती है। तो वो रियल साइड सोशल मीडिया पे क्यों नहीं बाहर आती? मुझे लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं जब मैं हर टॉपिक पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। कभी मुझे एंटी नेशनल, कभी एंटी रिलीजन, कुछ भी कह देते हैं। तो मैं कहती हूँ क्यों यार, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब सच को सच की तरह दिखाओ ना यार। अगर आप हर चीज को कंटेंट समझ के पोस्ट कर रहे हो तो आपको पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन अपनी सोसाइटी को क्या दे रहे हो? एक वर्ड आता है इन्फ्लुएंसर। एक उस इन्फ्लुएंसर वर्ड को सुनकर लोगों के दिमाग में क्या आता है कि कोई लड़की कैमरा के सामने खड़े होकर कपड़े बदल रही है। मानते हो आप इस बात को? इन्फ्लुएंसर का मीनिंग क्या होता है कि जो अपने कामों से आप पर कोई प्रभाव डाले, प्रभावशाली व्यक्ति, दैट इज इन्फ्लुएंसर। और हमारी सोसाइटी पर प्रभाव क्या पड़ रहा है? जो लोगों का कंटेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को इतनी जिम्मेदारी भारतीय नागरिक होने के नाते रखनी चाहिए कि इन्फ्लुएंसर वर्ड को जस्टिफाई कर पाए। इस पे एक और चीज है जो मुझे पूछनी है कि जैसे आपने एक चीज बोली कि आजकल सोशल मीडिया पे लोग फॉलोअर्स गेन करने के लिए they're doing anything, मतलब there is no लिमिट, राइट? जैसे मैं एग्जांपल, हर चीज की गलत डेफिनेशन ले ली गई है, हर चीज को एक गलत तरीके से लेवरेज कर दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कई जगह ऐसा है कि लोगों को अपनी राइट्स, बेसिक राइट्स भी नहीं पता है, और कई जगह ऐसा है कि लड़कियां ये मिसयूज किया जा रहा है कि अच्छा हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो कुछ भी पहन सकते हैं, हम तो कुछ भी दिखा सकते हैं। तो दे डोंट नो कि अच्छा इसकी सीमा लाइन क्या है कंटेंट के लिए। तो इस पे आपका क्या कहना है? हर चीज की ना एक बाउंड्री होती है। कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर मैं आपके खाने में ज्यादा नमक डाल दूं आप तो भी नहीं खा पाएंगे, और बिना नमक का खाना परोस दूं तो भी नहीं खा पाएंगे। तो ये आपको निर्धारित करनी पड़ती है सीमा। जैसे फिल्मों में होता है ना, एक बोर्ड होता है जो इश्यू करता है एक सर्टिफिकेट की मूवी अडल्ट है या यूए सर्टिफिकेट, जो भी जितने भी सर्टिफिकेट आते हैं, वैसे ही आपको हर चीज अपने आप से सर्टिफाइड करनी चाहिए। कॉन्शियसली आपको सोचना चाहिए
जैसे अभी मैं देखती हूँ 19-20 साल की लड़कियां हैं, जैसा आपने कहा, वो कह देते हैं कि यार मेरे कपड़े नहीं, तुम्हारी सोच छोटी है। यस अभी हम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर अभी मैं ही बिकनी पहन के बैठ जाऊं तो मेरी बातें कौन सुनेगा? सिंपल सी बात है। तो आपकी सामने वाले की सोच छोटी नहीं है भाई। एक दिन नहीं लगता सोसाइटी को बनने में, और ना ही एक दिन लगता है सोसाइटी का पूरा माइंडसेट चेंज होने में। अब मुझे आप एक बात बताओ कि आप लिबरेटेड हो, आप एक मेट्रो सिटी में रह रही हो, आप बिकनी पहन के वहां पर जा सकती हो, लेकिन आपका इंटरव्यू देखने वाला बंदा गांव खेड़े में बैठकर अगर देख रहा है तो उसकी सोच आपके जितनी लिबरेटेड नहीं है, वो नेगेटिव कमेंट करेगा ही करेगा। अब आप चाहती हो कि आप बिकनी पहन के एक दिन में पूरे समाज की सोच बदल दो, तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो सकता है। दूसरा, एक आपने बहुत बहस देखी होगी कि ये चल रही है कि जो फीमेल्स जो है एलिमनी के लिए बहुत फाइट कर रही हैं। मुझे ये बड़ा ही दोगलापन लगता है कि जब सदियों से तुम दहेज ले रहे थे और दहेज के नाम पर लाखों लड़कियां मारी जा रही थी, जलाई जा रही थी, तो एक आदमी मर गया, बहुत ही दुर्भाग्यवश है, एलिमनी के नाम पर उसे बहुत प्रताड़ित किया गया, उसकी वजह से तुम हर महिला को बुरा नहीं बता सकते। जब पूरा पुरुष समाज बुरा नहीं हुआ, लाखों करोड़ों महिलाओं को सती प्रथा में मारने के बाद, दहेज के लिए मारने के बाद, लड़का ना पैदा करने पे छोड़ देने के बाद, जब पूरा पुरुष समाज बुरा नहीं हुआ, तो एक आदमी के मरने से सारी महिलाएं बुरी कैसे हो गई जो एलिमनी के लिए फाइट कर रही हैं? एक लड़की पढ़ लिख कर अपने ससुराल आती है, उसे कहा जाता है कि तुम नौकरी नहीं करोगे, वो 10 साल तक तुम्हारा बच्चा पैदा करके पालती है, और 10 साल बाद तुम ये कहते हो कि अब तुम ना मुझे अच्छी नहीं लग रही हो, अब तुम अपने घर चली जाओ या मुझसे डिवोर्स ले लो, फिर तो वो एलिमनी मांगेगी ना यार। तो हर चीज की एक सीमा होती है, चाहे वो कपड़े पहनने की हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कमाने के लिए कुछ करना हो, या फिर रियल लाइफ में आपकी एलिमनी या दहेज या जो भी चल रहा है। मैं ये कहती हूँ कि हर चीज की एक सीमा होती है, और आप बैठकर अगर अपने अंतर मन से, अपने कॉन्शियसनेस से सवाल पूछेंगे तो आपको हमेशा सही जवाब मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो डोपामिन इतनी इजीली रिलीज होता है ना, व्यूज देख के कि बढ़ रहे हैं, अच्छा इससे बड़े थे तो अब अगला कंटेंट इससे भी एक कदम नीचे जाके मैं बनाऊंगा, तो वो वाला सिस्टम। तो आपके लिए रियल फेमिनिज्म है क्या आपके अकॉर्डिंग? मेरे लिए रियल फेमिनिज्म यही है कि हम पुरुषों के अगेंस्ट नहीं खड़े हैं। कोई भी महिला ये नहीं कहेगी कि फेमिनिज्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि पुरुष समाज बहुत साल से अपनी वो पैट्रियार्की चला रहा है। नहीं, अगर आप पुरुष की जगह ले लेंगी तो फिर मैनिज्म की जरूरत पड़ जाएगी ना सोसाइटी को। फेमिनिज्म का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपने जो हक हैं वो पता होने चाहिए और आप उनका सही सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। सोसाइटी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं और आप अभी कार में जा रहे हैं और आपकी जगह कोई लड़का बैठा हो तो मुझे डर ना लगे, क्योंकि किसी लड़के को तो नहीं लगता जब लड़की साइड में बैठी होती है। या फिर मैं अगर जा रही हूँ कहीं मार्केट में या रात को निकल रही हूँ तो मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि यार अभी पीछे से कोई आएगा और मुझे उठा के ले जाएगा। या फिर जब मैं स्कूल कॉलेज में जा रही हूँ या नौकरी करने जा रही हूँ तो ये देखकर ना निकाल दिया जाए कि यार कल को इसकी शादी हो जाएगी या बच्चे हो जाएंगे तो ये छोड़ के चली जाएगी जॉब और फिर हमें नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे इक्वल जो राइट्स हैं, चाहे वो जॉब के हैं, चाहे वो शिक्षा के हैं, चाहे वो बाहर जाने के बाहर आने के हैं, या फिर जैसे लड़की को शादी के बाद ये कह दिया जाता है कि आज के बाद तुम हमारी परमिशन लेकर ही अपने मायके जाओगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये फेमिनिज्म का पार्ट है। ये पार्ट नहीं है कि रोड पे किसी लड़के ने मेरे से जेन्युइनली बात करने की कोशिश की और मैंने 4 थप्पड़ लगा दी और फिर उसकी वीडियो वायरल करवा के मैं फेमिनिस्ट हो गई। सॉरी, वो फेमिनिज्म बिल्कुल नहीं मैं सपोर्ट करती। आपने एक और चीज यहाँ पे बोली, दैट इज रिलेशनशिप ब्रेक, जो ब्रेकअप्स होते हैं बहुत ज्यादा। एंड आई थिंक आप की जो राइटिंग भी है वो थोड़ा सा मेल सेंट्रिंग है कि लड़के रोते नहीं हैं एंड दिखाते नहीं हैं। तो इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे अपनी शायराना अंदाज में? तो मैंने एक कविता लिखी थी, लड़के रोते नहीं। कुछ यूं थी, एक्चुअली हुआ क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि जो लड़कों की परवरिश होती है वो कुछ अलग ढंग से होती होगी, क्योंकि मेरा भाई मेरे से 9-10 साल छोटा है, तो मैंने उसकी परवरिश उतनी कॉन्शियसली समझी नहीं। तो जब मेरा बेटा हुआ और मैंने उसकी परवरिश करना चालू किया तो मैंने आसपास लड़कियों की परवरिश होते हुए भी देखी। लड़के और लड़कियां बचपन में बिल्कुल सेम होते हैं, डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? तो मैंने उस डिफरेंस पे कविता लिखी थी कि जो बचपन में दौड़कर माँ की छाती से चिपक जाते हैं, जरा सी खरोंच आने पर आसमान सर पे उठाते हैं।
कोई बुरा सपना आने पर सहम कर उठ जाने वाले वो लड़के किसी की जिंदगी को बड़े होकर बुरा सपना कैसे बनाते हैं? लड़के रोते नहीं, लड़के शर्माते भी नहीं है। लड़कों को कौन सिखाता है? हम ही तो सिखाते हैं। और फिर शिकायत भी हमें ही रहती है जब वो पत्थर दिल हो जाते हैं। पर क्या सोचा है कभी कि हम जैसी कोमल माओ से पैदा होने वाले वो नन्हे नन्हे फूल बड़े होकर सूखा पत्ता कैसे बन जाते हैं? पर सवाल है कि क्या पत्ता सूख जाने के बाद उसके एहसास खत्म हो जाते हैं? नहीं, एहसास खत्म नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है उन सूखे पत्तों पर भी पूरे पेड़ की, इसलिए वो खुद गिरकर नए पत्तों के लिए जगह बनाते हैं। और जब ठोकरों संग मिट्टी में मिल जाते हैं जज्बात सारे, तब भी वो लड़के रोने को एक कंधा तक नहीं पाते हैं। पर सच कहूं तो लड़के रोते भी हैं, डरते भी हैं और शर्माते भी हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माएँ हैं जो ये सोचती हैं कि यार इतने सारे कांटों का सामना कैसा करेगा मेरा ये नन्हा सा फूल, तो इसलिए हम उन्हें जिम्मेदारियों की बेड़ियों में उलझाते हैं। आपने ना एक पोस्ट देखी होगी इंस्टाग्राम पर, एक आदमी सीवर साफ कर रहा है, उस पे लिखा होता है इक्वालिटी एंड शेयर, है ना? तो जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें मर्दों के बराबर नहीं बनना है, मतलब मर्दों के ऑपोजिट नहीं खड़े हो जाना है। वी आर नॉट ऑपोजिट जेंडर्स, वी आर जस्ट डिफरेंट जेंडर्स विद डिफरेंट एनाटॉमी। सबसे पहले तो शारीरिक बनावट ही अलग है, दूसरा मस्कुलर जो है सब कुछ अलग है, उसके बाद थॉट प्रोसेस अलग है, हमारा कॉन्शियस अलग है। महिलाएं थोड़ी इमोशनल होती हैं, लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। तो इक्वालिटी एंड्स इन द सीवरेज एंड इक्वालिटी एंड्स इन द लेबर रूम आल्सो। समझ रहे हो आप? तो जिस दिन हम एक दूसरे के खिलाफ होने की बजाय साथ खड़े होना शुरू कर देंगे, उस दिन इक्वालिटी आ जाएगी। आई थिंक बहुत प्यारे तरीके से आपने उसको बताया है। थैंक यू सो मच। मुझे एक और क्वेश्चन है कि आप हरियाणा से हो जी। मैं बहुत ज्यादा तो वीडियोस में ही देखा है, मतलब बहुत हाँ। ठेठ लैंग्वेज है। हाँ। अभी आपकी लैंग्वेज से तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मैं एक बार दिल्ली बेटी होते हैं हरियाणा में। तो मैं एक बार दिल्ली में थी तो उनकी टोन बहुत ऐसा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, अभी पीट देंगे। हाँ, अभी पीट दे। तो पहले तो अब जो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन है कि आपका वो हरियाणवी हाँ। वाला टच, हाँ। तो लाइफ इन हरियाणा, फिर आप चंडीगढ़ चले गए, देन चंडीगढ़ से योर हिन भोपाल जो कि सुकून, हाँ, पीसफुल जगह कहलाती है। बिल्कुल। लोग यहाँ रिटायरमेंट लेने के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो ये ट्रांजिशन लाइफ में, और हर जगह की अपनी कुछ खासियत होती है, तो आपने वो डिफरेंसेस क्या देखे? एक आप जब दुनिया घूमते हो ना तो आपका विजन, जैसे मैंने कहा, ब्रॉड होता है और आप एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को समझते हो और आपका थॉट प्रोसेस बहुत ना छन छन के आता है और बहुत एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आती हैं आपको चीजें कि यार लाइफ ये नहीं ये है और आपको ये नहीं ये करना है। तो हरियाणा में जैसे हम रहते थे तो हमने यही देखा था कि यार लोग पढ़ते हैं और लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और कुछ कर ही नहीं पाती वो। तो हमने अपनी बुआ, अपनी मामी, अपनी चाची, अपनी माँ को यही करते देखा था कि घर के बर्तन। लेकिन मुझे शुरू से लगता था कि यार मुझे कुछ अलग करना है। मुझे हमेशा से लगता था, तो मैं बड़ा ही ऐसा रिबेलियस बच्चा होता है ना जो वो थी। मेरे को घर में सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी। उनको लगता था कि कुछ तो ऐसा करेगी भाग भूग जाएगी घर से, मतलब शुरू से उनको ऐसा लगता था। तो हाँ, तब रिस्ट्रिक्शंस थी थोड़ी। उसके बाद मैं जब चंडीगढ़ रही तो मुझे और कलीग्स को देखकर और फ्रेंड्स को देखकर समझ में आया कि नहीं यार, आप ये भी कर सकते हो बीइंग ए फीमेल। काफ़ी ब्रॉड माइंडेड मैं हो गई। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो टचवुड मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे इतने सपोर्टिव मिले और इतने ब्रॉड माइंडेड हैं वो। तो उन मतलब इक्वालिटी वो इंसान डिफाइन करता है मेरे लिए। उनको मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अकेली नहीं जा सकती, तुम यहाँ नहीं जा सकती। उनको लगता है कि मेरे साथ तो बल्कि तुम बंध जाती हो, तुम अकेली ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हो। तो भोपाल आकर तो खैर एक डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है जब आप देखते हैं कि यार दिल्ली में, चंडीगढ़ में लोग भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ पे सुकून है। मेरी एक रील भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें मैंने कहा था भोपाल सुकून है। और मैंने जिससे सुना है सब भोपाल को सुकून ही कहते हैं। बट अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भोपाल ना रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये जो डेफिनेशन है ना चेंज हो रही है। अभी काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आर्ट भी परस्यू कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें
चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। बट हाँ, भोपाल आके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना है, पहले से ज़्यादा। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों से घिरे होते हो ना, तो आप उतना खुलकर नहीं सोच पाते हो। जब आप अपने साथ अकेले बैठते हो तो ज़्यादा बेहतर सोच पाते हो। भोपाल में पता नहीं, शायद ये क्योंकि शुरू से ही आपने देखा होगा गज़ल, शायरी और इन सब का नवाबों का लिटरेचर, शहर। हाँ, लिटरेचर से बहुत ही कनेक्टेड रहा है, तो शायद इसलिए मेरा और अच्छे तरीके से उभर के आता है यहाँ पे जो भी लिखने का है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि एक हर चीज को लेके एक थॉट प्रोसेस फीड कर दी गई है सिंस आवर चाइल्डहुड। जब राइटर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा एक माइंड में एक थॉट आती है कि अच्छा कोई बहुत सैड सा पर्सन होगा, राइट, या फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे गम है, दैट इज द रीजन दे राइट ऑल दीज सैड पोइट्रीज। तो इस पे आपका क्या कहना है? राइटर्स ना बहुत ही खुश लोग होते हैं और खुश चेहरे के साथ बहुत उदास लोग होते हैं, अगर मैं सही कहूँ तो। हमें ना उदासी बहुत पसंद है, हमें परेशानी नहीं भी होगी ना लाइफ में तो हम ढूंढ लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ मैं उदासी पसंद इंसान हूँ। जिस दिन उदासी खत्म हो जाएगी शायद मेरी जो कलम है वो लिखना भी बंद कर देगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने दर्द या अपने दुख लिखते हैं, हम पता है ब्लेस्ड हैं, ये हमारे लिए एक बून भी है और साथ के साथ ना हमारे लिए एक कर्ज होता है कि हमें हर किसी का दर्द दिखाई देता है, हमें अपने आसपास सब दिखाई देता है। हम ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते हैं और जितना ज़्यादा हम ऑब्जर्व करते हैं उतना ही गहरा हम लिख पाते हैं, उतना ही गहरा हम लिखने में उतर पाते हैं। और उसी ऑब्जर्वेशन की वजह से जब हम सोसाइटी को देखते हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं, दूसरों की खुशियों में शामिल होते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम खुद को जान पाते हैं। और जितना ज़्यादा हम खुद की गहराई में उतरते हैं उतना ही गहरा पेपर पे उतरता है फिर जब हम लिखते हैं। तो हाँ, मैं ये बात एडमिट करती हूँ बिल्कुल कि राइटर उदास लोग होते हैं लेकिन बहुत खुश मिजाज होते हैं। उदासी उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, एंड ऑल्सो यू नो एक और चीज़ है कि आप पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, तो डॉक्टर एंड राइटर मतलब ये दो ऑपोजिट पोल्स हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर बनते बनते जंपिंग इनटू क्योंकि बचपन से ही सिखाया जाता है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यही तो करियर ऑप्शंस होते थे 90s के बच्चों के लिए। तब तो ना गूगल था, ना AI था, ना कंप्यूटर्स भी नहीं आए थे मेरे ख्याल से। कंप्यूटर भी मैं 11th में थी जब मैंने पहली बार कंप्यूटर सीखना शुरू किया, तो कुछ था ही नहीं ना। करियर चॉइसेस ही थी, या तो आप डॉक्टर बन सकते हो, या तो इंजीनियर बन सकते हो, या टीचर बन सकते हो। टीचर मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था शुरू में कि यार ये कैसा जॉब है। बट अभी अगर मैं टीचर से ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की नहीं करती, क्योंकि सोसाइटी में जितने भी हम लोग घूम रहे हैं सब किसी ना किसी टीचर के बनाए हुए हैं। चाहे वो लॉयर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं, सब किसी ना किसी टीचर की देन है। तो टीचर सबसे रिस्पेक्टेबल जॉब मुझे लगती है। बट मैं डॉक्टर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता था कोट पहन के और स्टेथोस्कोप गले में लगा, बड़ा ही फिल्मों में, सीरियल्स में यही देखा था। बट हाँ, शायद वो शुरू से भगवान ने चुना हुआ था, इसलिए मुझे लिखना और पढ़ना पसंद था बचपन से। तो एक ठहराव जब आता है ना आपके जीवन में, कितनी सारी आप जॉब कर लो, कितनी सारी ट्राई कर लो अलग अलग प्रोफेशंस, बट एक जगह पर आपको ठहरना होता है ना आगे। लेकिन आप ठहरते कहाँ, जहाँ आपको सुकून मिलता है। तो मुझे सुकून लिखने में मिला, तो इसलिए मैं फिर राइटर बन गई। एक और चीज़ यू नो, हम बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन देखते हैं कि आजकल जो है डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, शादियाँ नहीं चल रही हैं। कुछ रिसेंटली कि लोग, किसी की शादी हुई, जस्ट 3 मिनट में डाइवोर्स हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। एंड इन जनरल भी यू नो नहीं चल रही हैं। अगर हम पुराने टाइम से कंपेयर करें, शादी के टाइम पे एवरीथिंग, जो आप ये रील्स देखते हैं, इतनी हैप्पी वेडिंग लगती है कि इनसे अच्छा कोई पार्टनर है, इनसे अच्छा कोई लाइफ पार्टनर नहीं है। मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग शादी रील बनाने के लिए कर रहे हैं। और 3 महीने 4 महीने बाद यू नो ये भी रील्स डलती हैं कि अब नहीं बन रही है, ये सामने वाला पर्सन ऐसा है, ये सामने वाला पर्सन ऐसा है। तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, यू नो, कि क्यों शादियां नहीं चल रही हैं, क्यों इतने डाइवोर्स हैं? देखो, पहले क्या होता था कि 2 चीजें हैं। मोस्टली कोई भी डाइवोर्स होता है तो मोस्टली उसका इल्ज़ाम औरत पर लगाया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। पहले औरतें सब सह जाती थी, उनको सिखाया यही जाता था। मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, मैं सुनाती हूँ कि जो तुम दोगी उसे तोहफे में, वो अपने साथ ले जाएगी। तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी गलतियाँ भी दोहराएगी। और तुम हर रोज़ चाहती हो कि बेटी की किस्मत बदल जाए, पर वो परछाई है तुम्हारी, तुमसे अलग वजूद कैसे पाएगी। माँ ना विदाई के वक्त बेटी को ये सिखा के भेजती थी कि बेटा जो कुछ भी हो, तुम्हारी ना ससुराल से अर्थी ही आनी चाहिए।
उससे पहले आना मत वापस, लड़ाई करके झगड़ा करके जो कहें मान लेना, औरत की तो किस्मत ही यही होती है। तो अब औरतों ने इस चीज़ को अपनी किस्मत मानना बंद कर दिया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना, हम 50% ऑफ सोसाइटी हैं यार, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमें हमें ये बताने में ही सदियां बीत गई कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम भी इंसान ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छे के लिए हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें एक्सट्रीम कर देते हैं लोग। जैसे आपने बोला ना, फेमिनिज्म के नाम पे कुछ भी चल रहा है, लिबरेशन के नाम पे कुछ भी चल रहा है, तो इंटॉलरेंट भी बहुत हो गई हैं अब कुछ फीमेल्स, जो जिनको असली इक्वालिटी या असली फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता है। इवन और लड़कों के साथ ये हो गया है कि अब ऑप्शंस इतने ज़्यादा है ना, सोशल मीडिया पे ऑप्शंस इतने ज़्यादा है कि अभी आपकी अपने स्पाउस से अगर फाइट हुई तो दूसरे 4-5 लड़के या लड़कियां डीएम में बैठे हैं आपको, हाय हाउ आर यू बेबी, सुंदर हो तुम, बहुत ब्यूटीफुल हो ये सब करने के लिए आपको वहां से अटेंशन मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप 2-4 दिन उससे बात करते हो। बट शादियां टूटना कोई अच्छी चीज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाइयाँ झगड़े आपके माँ बाप के साथ भी तो होते हैं। आप डाइवोर्स लेते हो क्या? नहीं लेते ना। आप चीजें सुधारने की कोशिश करते हो, क्योंकि 70% 80% हमारी साइकी सबकी सेम है एज अ ह्यूमन बीइंग। हमको नई चीजें पसंद आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिछला रिलेशनशिप छोड़ के अगले पे जंप कर जाओ। वो इंसान क्या करेगा? वो भी आपको 3 ही महीने अटेंशन देगा, फिर आपका हार्ट ब्रेक होगा, फिर क्या करोगे? फिर तीसरे के पास जाओगे। तो ये साइकिल में चलती रहेगी ना। तो आपने खुद को कब एक्सेप्ट किया? आप तो दूसरों से वैलिडेशन मांग रहे हो। अगर आप खुद से खुश हो, खुद से सेटिस्फाइड हो, आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई भी हो जाएगी, तो आप उसका पीओवी समझोगे, अपना पीओवी उसके सामने रखोगे, आप दोनों बैठकर आराम से बातें करोगे। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम बातें ही नहीं करते हैं। लड़ाई हुई कि चल तेरी औकात में तुझे दिखाता हूँ। लड़की भी ईगो कहती है कि इज द मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और प्रॉब्लम है जो आपने बोला कि आज के टाइम पे एवरीथिंग इज वेरी फ्रीली एक्सेसिबल। बिल्कुल लड़कियां भी राइट, लड़के भी, तो उनको ये पता है, जैसे पहले टाइम में ये होता था कि आप इजीली किसी से बात नहीं कर सकते हो। शादी से पहले भी थिंग्स वर नॉट दैट इजी, तो दे यूज टू वैल्यू कि अच्छा ये हमारा रिलेशनशिप है। मैं एग्जांपल बताती हूँ, पुराने टाइम में मम्मी बताती थी कि कई बार क्या होता था कि लड़की की शादी के टाइम या लड़के की शादी के टाइम उसकी कमियां नहीं बताई जाती थी। चलो शादी के बाद पता चल जाएगा, तो फिर वक्त लगता था एक दूसरे को जानने में। बिल्कुल, पता चल जाएगा तो सामने वाला निभाएगा ही कि अब तो शादी हो गई है। राइट, ये थॉट प्रोसेस होता था कि शादी हो गई है तो अब हमें निभाना ही है। बट अब ये थॉट प्रोसेस जो है वैसा नहीं है। मैंने एक लाइन लिखी थी कि एक दौर था जब कहते थे कि महबूब रूठ गया है, चलो शाम को जाकर उसे मनाया जाए, क्योंकि फोन भी नहीं होता था, टेक्स्ट भी नहीं करते थे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को। सुबह लड़ाई हुई तो शाम को आकर ही मनाते थे। कि एक दौर था जब कहते थे कि महबूब रूठ गया है, चलो शाम को जाकर उसे मनाया जाए। अब ये जमाना है कि रूठ गया तो रूठ गया, चलो नई डीएम रिक्वेस्ट देख कर नया महबूब बनाया जाए। तो वही हो रहा है आजकल। सो आई थिंक ये टाइटल तो लड़के रोते नहीं है, इस पे हमने डिस्कशन भी किया जी। आपने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, इसमें भी बहुत सारी कविताएं हैं, और हर कविताओं को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आपने या तो खुद महसूस किया है जी और लिखा है, मतलब यू कैन सेंस इमोशन। बट आपकी सबसे फेवरेट कविता कौन सी है? मेरी एक फेवरेट कविता है जिसका टाइटल है बेटे भी विदा होते हैं। और एक होता है ना कि वो कविता मैं कभी नहीं कहती वो मेरी है। इवन कोई भी कविता मेरी नहीं है। हम कौन होते हैं यार क्रिएट करने वाले? वो होता है क्रिएट करने वाला, हम तो बस उसको पेज पे लिख देते हैं। तो ये कविता कैसे बनी थी? ऐसे हमारे घर का गेट है और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहे हैं, मतलब उनको जाना है। और इधर पापा खड़े हैं, मम्मी खड़ी हैं, मेरे इन लॉज खड़े हैं। पापा को 1 दिन पहले कैंसर डायग्नोज हुआ है और उस लड़के का सब फाइनल हो चुका है। कल उसकी फ्लाइट है। वो 4 साल बाद आया था घर पे शादी करने। शादी करके बीवी चली गई है ऑस्ट्रेलिया, उसको जाना है अगले दिन और 1 रात पहले पता चलता है कि पापा को इसोफेगस कैंसर है। और वो लड़का गाड़ी में बैठ रहा है और मैं देख रही हूँ कि यार ये रो क्यों नहीं रहा है? जब लड़कियां विदा होती हैं, शादी होती है, मोहल्ला रोता है भाई, पूरा रिश्तेदार रोते, वो लड़का रो ही नहीं पा रहा है। तो मैंने ये कविता उस वक्त लिखी थी कि जब घर का बेटा लाद कर सामान दूसरे देश कमाने जाता है तो सारे परिवार का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है, लेकिन गाड़ी में बैठने से ठीक पहले जब वो पूरे परिवार की ओर नजरें दौड़ाता है तो इतनी सारी आंखें एक साथ नम देखकर उसका दिल भर आता है। पिता कुछ बीमार रहते हैं मालूम है उसे, पर वो अपनी जिम्मेदारियों को चिंताओं के सामने बेबस पाता।
माँ से नहीं होते अब घर के काम सारे, वो माँ के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपनी मजबूरियों का एहसास दिलाता है। गाड़ी जैसे ही बढ़ती है नुक्कड़ से कुछ आगे, एक सन्नाटा सा दिलों में पसर जाता है और ठीक उस वक्त वो कसकर मूंद लेता है आंखें और उसकी आंखों से एक आंसू उसके होठों पर आकर दम तोड़ जाता है। और कौन कहता है कि केवल बेटियां होती हैं विदा? बेटों को भी एक ही दहलीज से नम आंखों के साथ न जाने कितनी बार विदा किया जाता है, न जाने कितनी बार विदा किया जाता है। ठीक है। मेरे को मतलब समझ में ही नहीं आया, मैंने गेट पे खड़े-खड़े ये कविता लिखी कि यार ये कैसे हो गया? ये जादू है, ये मैंने नहीं किया है, ये ईश्वर कर सकते हैं। और ये कविता जो भी लड़का सुनता है वो इतना रिलेट करता है क्योंकि समहाउ हर लड़के को कुछ ना कुछ कमाने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। इवन लड़कियाँ भी जाती हैं और वो भी रिलेट करती हैं। एक और चीज़ एक अतुल सुभाष केस है, वो क्या है? वही मैंने बीच में ज़िक्र भी किया कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके साथ ऐसा हुआ। और मैं ये नहीं कहती कि ना तो सारी लड़कियाँ अच्छी हैं, ना सारे लड़के बुरे हैं, ना सारी लड़कियाँ बुरी हैं और सारे लड़के अच्छे हैं। बट मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की सोशल मीडिया पे जो कि बहुत टॉक्सिक है कि मेल वर्सेस फीमेल खड़े हो गए हैं कि सारी औरतें ऐसी होती हैं। भाई एक औरत तुम्हारी माँ भी तो है। उसकी पत्नी जो भी हैं उन्होंने गलत किया, सही किया ये तो अभी कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ है। बट हाँ, अगर आपने किसी को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपनी जान ही दे दे तो ये बहुत गलत चीज़ है और ये महिला या पुरुष दोनों के लिए ही एज़ अ सोसाइटी हमारे लिए बहुत गलत चीज़ है। और सालों से ये दहेज के नाम पर भी होता आ रहा है, आजकल ये एलिमनी के नाम पर हो रहा है। पहले दहेज के नाम पर हो रहा था, अब एलिमनी के नाम पर हो रहा है। पर देखिए ओवरऑल सोसाइटी हम ग्रो कहाँ हुई? हम तो एक-दूसरे से बदला ही लेने पे लग गए ना। चाहे वो अतुल हो, चाहे वो अंकिता हो, कोई भी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, एज़ अ सोसाइटी हमें साथ आना पड़ेगा और इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आदमी हूँ, कल मैं औरत से बदला लूँगा, कल मैं औरत हूँ, मैं कल आदमी से बदला लूँगी, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी जो है और उसको लेके यूजुअली क्या होता है, बाकी हेल्थ इश्यूज़ में हम सोचते हैं अगर हमें बुखार चढ़ गया तो हम दवा लेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएँगे। कोई बड़ी बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे और जब बात मेंटल हेल्थ की आती है, हुँ। तो लोग ये समझते हैं इट्स पागलपन एंड दे डोंट फील लाइक कि हमें किसी से बात करने की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और आधे तो लोग समझ ही नहीं पाते कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है क्या? अच्छा, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पहले क्यों नहीं होते थे, अभी इतने क्यों होते हैं? क्योंकि हमने आपस में बात करना ही बंद कर दिया है। दूसरी बात ये, अगर आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है, आप ठीक से पढ़ नहीं पा रही हैं, देख नहीं पा रही, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अंधी हैं, आप मैं ये कहूँगी आपको कि आप चेकअप करवाइए। प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी ने इसको टैबू बना दिया है। अगर किसी की मेंटल हेल्थ खराब है और वो डॉक्टर के पास जा रहे है तो पागल है जैसा आपने कहा। तो मेंटल हेल्थ एक बीमारी है, जैसे जुकाम होता है, सर्दी होती है, आँख में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, ठीक वैसे ही ये भी एक बीमारी है। जैसे बुखार को अगर फर्स्ट स्टेप पे आप ट्रीट नहीं करोगे तो वो आपकी जान ले सकता है। ठीक वैसे ही मेंटल हेल्थ बुखार की तरह शुरू होता है, धीरे-धीरे एंग्जायटी से, डिप्रेशन से, टेंशन से और ये ऐसा इश्यू बन जाता है कि आप अपनी जान तक ले सकते हैं। तो इसको फर्स्ट स्टेप पे ही रिकॉग्नाइज़ करना, एडमिट करना कि हाँ, मुझे ज़रूरत है थेरेपी की या डॉक्टर की और मुझे हेल्प चाहिए, अपने दोस्तों से शेयर करना, अपनी फैमिली से शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। बट आजकल ना हम हर चीज़ में इतना ज़्यादा डरने लगे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि यार जज करेंगे और जज करते भी हैं एज़ अ सोसाइटी। हम कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे? उन 4 लोगों में से एक हमेशा हम होते हैं क्योंकि हम भी हर वक़्त किसी न किसी को जज ही कर रहे होते हैं। तो जिस दिन हम उन 4 लोगों में से एक होना बंद कर देंगे तो शायद 4 लोग हमारे लिए बोलना भी बंद कर दें। अ, राइट जब हम राइटर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम यूजुअली जैसे आपने बोला आपने बहुत इंस्टेंट सोचा कि मैं ये लिखूंगी, राइट? पर यूजुअली हम जब राइटिंग की बात करते हैं तो लोग मतलब इन जनरल ये सोचा जाता है कि यू नीड अ वेरी पीसफुल प्लेस टू हुँ, राइट, हुँ। थॉट प्रोसेस के लिए टाइम लगता है। तो जो आपने ये बुक लिखी तो उसको लिखने में कितना टाइम लगा? जैसा मैंने कहा कि इसमें मेरी एक कह सकते हैं आप जीवन भर की कमाई है ये मेरी। टाइम बहुत लगा। आप राइटिंग और क्राफ्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है? राइटिंग आप इंस्टेंटली कर सकते हैं क्योंकि आपको एक थॉट आया, वो थॉट आपने लिख लिया। बट उसको जैसे आपको पता है कि ये कोयले की खदान है, इसमें से एक आध पीस हीरा भी निकलेगा। तो आप वो घर पे ले आते हो, फिर उसके बाद आप तराश के जौहरी उसको हीरा बनाता है, ठीक है? जो भी टेम्परेचर और जो भी इसमें प्रोसेस लगता है, ठीक वैसे ही राइटिंग का होता है कि एक थॉट आता है, वो इंस्टेंट होता है। आप उस थॉट को लिख लेते हो, फिर उसको आप क्राफ्ट जो होता है, उस पे काम करते हो, आप उसको रिफाइन करते हो और फिर वो कविता या कहानी बनता है। आपके फेवरेट राइटर कौन है?
मेरे फेवरेट राइटर हैं रश्मि रथी। आपने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं? रश्मि रथी मेरी सबसे फेवरेट कविता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की वो पूरी किताब है, एक कविता संग्रह है, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और उसमें ना एक लाइन है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वो आज के टाइम पे बहुत फिट बैठती है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब आपको लगता है ना कि आपका सर्वनाश होने वाला है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और अभी बुद्धि ना बल्क में भ्रष्ट हो रही है लोगों की। सो ये कहीं न कहीं कलयुग है और सर्वनाशी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है दैट आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो भी लोग आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं? मुझे बस इतना ही कहना है कि यार, रील और रियलिटी को प्लीज़ अलग-अलग कर दीजिए। रील 15 सेकंड की रील इज़ नॉट योर रियलिटी। जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि अभी ये इंटरव्यू भी हो जाएगा, इसके बाद मैं भी घर जाके बाल बाँध के रोटी बनाने वाली हूँ। पीछे से मेरा बेटा मम्मा मम्मा करता आएगा और कुछ ना कुछ माँगेगा, मैं भी उस पे चिल्ला दूँगी। बट ये चीज़ हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट नहीं करते हैं। सब अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें ही पोस्ट करें, ना कोई अपना डिप्रेशन पोस्ट करता है, ना कोई अपनी इनसिक्योरिटीज़ पोस्ट करता है, ना कोई अपनी रियल लाइफ पोस्ट करता है। सबने एक कोना बनाया हुआ है जो पीछे से बैकग्राउंड के लिए बहुत सुंदर-सुंदर है, बाकी घर में चाहे सामान बिखरा पड़ा हो। तो हमें ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि यार, जो दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी बहुत खराब है, वो सोचना बंद कर देना चाहिए। इससे पहले वो 5-6 इंच की स्क्रीन जो है, आपको कंट्रोल करना शुरू करे, आपके ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू करे। हमें उसका यूसेज जो है वो कंट्रोल कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है। कि कई बार क्या होता है आपका जैसे इमोशन है, लेट्स से मैं मेरी आपसे लड़ाई हो गई, राइट? और आप उसके बाद सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है हुँ। वो ऑल टोटल जो डिलीवरीज हैं वो चेंज हो जाएगा ताकि आप का जो इमोशन है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो हुँ। हैव यू फेल्ट सम टाइम लाइक दिस? एआई जो है या हमारे फ़ोन्स जो हैं, वो आपने देखा होगा कि हमारी वॉइस को, जैसे आपने कोई चीज़ बोली और तुरंत वो आपको दिख जाती है, अमेज़न पे उसके वो आने लगते हैं। तो वैसे ही जब आपकी किसी से फाइट हुई है, तो ऑब्वियसली आपका कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, इधर मैसेजेस और आपने बात की होगी, कन्वर्सेशन हुई होगी, तो फिर वो वैसी-वैसी चीज़ आपको दिखाने लग जाता है। आपने एक वेब सीरीज़ देखी होगी, असुर। असुर में इसका बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल है। उसमें क्या होता है कि वो सब जगह का डेटा कलेक्ट करता है और वो आपको बता देता है कि फ्यूचर आपका ये होगा, इस चीज़ पे आप ऐसे रिएक्ट करेंगे, तो वो वहाँ से कंट्रोल रूम से बैठकर आपके एक्शन रिएक्ट कर रहा है। तो इससे पहले कि आपका फ़ोन आपको कंट्रोल करने लगे या आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने लगे, यू शुड कंट्रोल योर थॉट्स, यू शुड कंट्रोल योर फ़ोन। हमारे फ़ोन ने अभी हमें कंट्रोल कर लिया है। एक्चुअली वो इतनी सी 5-6 इंच की स्क्रीन हमारी पूरी ज़िंदगी कंट्रोल कर रही है, अगर हम कॉन्शियसली सोचें तो। हम जो कुछ कर रहे हैं, फ़ोन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, तो वो नहीं होने देना है। सबसे पहले वी शुड कंट्रोल आवर ब्रेन, आवर थॉट्स, और हमारे थॉट्स के हिसाब से हम फ़ोन को यूज़ करें, ना कि फ़ोन अपने हिसाब से हमारे थॉट्स पर ले। एक चीज जो आपकी बुक में भी है, जी। लड़के रोते नहीं हैं, और आपने इस पे कहीं ना कहीं जो कविता मुझे बताई इस पॉडकास्ट में, उसका सारांश जो मैं निकाल पा रही हूँ कि सोसाइटी ही उनको ऐसा बना देती है, बिल्कुल। स्पेशली हम लड़कियां ही। तो आप हुँ। पेरेंटिंग पे कुछ कहना नहीं, चाहेंगी? हम नहीं बनाते हैं, लड़कियाँ नहीं बनाती। पेरेंटिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट लड़कियाँ, पेरेंटिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे परिवार में आपकी परवरिश हो रही है। सालों से माँओं ने ये देखा है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जैसे ही बेटी देखती है कि पापा ऑफिस से आते हैं, तो माँ तुरंत अपना सारा काम छोड़ के भागने लगती है और उनके लिए चाय लेकर आती है। तो बेटी भी वही सीख जाती है। जैसे मैंने आपको वो कविता भी सुनाई थी कि जो तुम दोगी उसे तोहफे में अपने साथ ले जाएगी। तो फिर आदमी पे और भी तो बेचारे पर ये ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो घर के लिए सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाएगा, सारे प्रेशर झेलेगा, बाहर के सारे काम वो करेगा। तो उसके बीच इतना सब कुछ करते-करते वो भी अपने इमोशंस को कहाँ बता पाता है, कहाँ दिखा पाता है, और वो अगर दिखाएगा तो वो बाकी की ज़िम्मेदारियाँ कब निभाएगा। और आपने ये चीज़ भी देखी होगी, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। तो इस चीज़ को ना बहुत ही टैबू बना दिया गया है कि लड़कियों का रोना ना कोई टैबू है या फिर कोई तो बुरी चीज़ है जो हो रही है समाज में कि लड़का रो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन। अगर अभी मुझे यहाँ पे कोई पत्थर लग जाए तो मैं भी उतना ही रोऊँगी, जितना मेरे को भी उतना ही दर्द होगा जितना उसको होगा, लेकिन वो नहीं रो पाएगा, मैं रो सकती हूँ। समझ रहे हो? ये डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए हमें परवरिश के वक़्त। तो निधि जी, अब मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, जी। राइट? सबसे पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है, दैट आपका फेवरेट मूवी आपकी फेवरेट कौन सी है? मूवी बहुत सारी हैं। मुझे लगता है कि मूवी फ़ेवरेट होती ही नहीं है, बट अभी रिसेंटली मैंने महाराजा देखी। बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट जिस तरह से वो लिखी है। कल मैंने 96 देखी उन्हीं की, वो भी बहुत अच्छी है। रिसेंट में मुझे ये और फेवरेट एक्टर? फ़ेवरेट एक्टर
आई गेस एक्टर तो अक्षय कुमार ही मुझे बहुत अच्छा लगता है शुरू से। अच्छा, कोई ऐसी चीज जिसको लेके यू फील वेरी प्राउड दैट दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ? नहीं यार, अभी तक तो नहीं, अभी तो कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। अभी मैं एक नेक्स्ट बुक लिख रही हूँ, वो मैं एज़ अ स्क्रिप्ट ही लिख रही हूँ, तो जिस दिन वो स्क्रिप्ट कहीं हो जाएगी सेलेक्ट मूवी बनने के लिए, शायद मैं उस दिन फ़ील करूँ। चाय और कॉफी? चाहे लाइफ चेंजिंग बुक? लाइफ चेंजिंग बुक, एक बुक मैंने पढ़ी थी कोविड के टाइम पे, इन कन्वर्सेशंस विद गॉड, बहुत अच्छी बुक है वो, और वो सबको पढ़ने चाहिए, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ। सबसे अच्छी एडवाइस जो आपने लाइफ में अभी तक रिसीव की है, जो आपको लगता है यार दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस आप गॉट? मुझे मेरे पिताजी ने एक ऐसे बातों में यही कहा था कि जिसका झूठ नहीं पकड़ा गया, इंसान केवल वही सच्चा है, और जिस घर में रह कर नहीं देखा, घर केवल वही अच्छा है। यानी कि हम दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं ना, सबकी लाइफ में अपने हिस्से की इनसिक्योरिटीज, अपने हिस्से के दुख दर्द हैं, तो बेटर है कि आप अपनों को एक्सेप्ट कीजिए। आप हर चीज को कहानी में इतना अच्छे से फ्रेम करती हैं कि मतलब मैं सोचती हूँ कि बस मतलब हाउ टू एक्सप्रेस इट। अच्छा, ये तो अच्छी एडवाइस हो गई। हाँ, सबसे वियर्डेस्ट एडवाइस कौन सी मिली आप? मुझे फिटनेस का बहुत शौक है, तो मैं जिम जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी हर हॉबी है, उसको मोनेटाइज़ करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बट किसी ने मुझे कहा था कि आप ना मतलब अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के रील बनाया करो जिम में, तो आपके ज़्यादा फॉलोअर हो जाएँगे। मैंने कहा भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, और ना ही मैं ये सब करना चाहते। वन वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता हो? वुमेन विद विज़न। ओके। एंड आपको आपकी राइटिंग की सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मुझे जो सामने से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, उनमें यही होता है कि आप ह्यूमन इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने पावरफुल तरीके से हम इमोशन समझेंगे ना, उतनी पावरफुल हमारी राइटिंग, और ये हर राइटर के लिए। आप अपने बीच में एक और चीज डिस्कस की कि आप एक स्क्रिप्ट लिख रही हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? वो मतलब अभी तो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकती, बट वो है एक लव स्टोरी एक ट्विस्ट के साथ। अच्छा। हाँ, है लव स्टोरी बट एक ट्विस्ट के साथ, जिसमें एक सोशल मैसेज भी है, जिस जो हम कंसीडर नहीं कर सकते आस-पास, हम देखते नहीं हैं कभी कि यार हाँ, ये चीज़ भी तो हो रही है, तो किसी को प्रॉब्लम भी तो होती होगी किसी से। तो वो इसी पे एक और क्वेश्चन आया जो कि मतलब क्वेश्चन लिस्ट में था ही नहीं। जी, जी। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम मूवीज की स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं, जी। तो एक तो कुछ तरह की ब्लॉकबस्टर मूवी है, उनमें हुँ, कोई स्टोरी लाइन राइटिंग जो है बस ठीक है, मतलब कॉमेडी डालती डाल डाल दिया, थोड़ी सी फाइट डाल दी, ठीक है, एंड एक बेसिक सी स्टोरी डाल दी। कई सारी मूवीज हैं, इवन जो हम ऑस्कर्स में बात करें तो जो मूवीज जाती हैं, अगर हम उसकी इन रियल बात करें तो उसको हो सकता है बहुत कम ही लोगों ने हाँ। देखा भी हो, और इवन इंडिया से भी लोगों को पता हो कि अच्छा ये ऐसी भी कोई मूवी है जो एग्जिस्ट करती है, और वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में चली जाती है। तो इस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस? मैं आपको ना एक बहुत सटीक एग्जांपल दूँगी अभी का। तृप्ति डिमरी आपने देखी होंगी एनिमल में। तृप्ति डिमरी को मैंने देखा था लैला मजनू में पहली बार, और मैं कहती थी यार ये लड़की क्या काम करती है। फिर मैंने उनकी कला देखी, मैंने उनकी बुलबुल देखी। बुलबुल अगर कोई देख लेना, तो मैंने पीक है ना उनकी एक्टिंग का, वो बहुत ही खूबसूरत। लेकिन लोगों ने अल्टीमेटली उनको भाभी टू कह के ही सर पे चढ़ाया जब उन्होंने मतलब थोड़े से बोल्ड सीन्स किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर ना अच्छा काम करना चाहता है, हर राइटर अच्छी स्क्रिप्ट लिखना चाहता है। प्रॉब्लम कभी-कभी ना ऑडियंस और जो बैंक अकाउंट भरने की जो लड़ाई है ना, या फिर जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स दिखाने की जो रेस लगी हुई है, उसकी वजह से हम कहीं न कहीं एक स्टेप पीछे होकर कमर्शियल ज़्यादा हो जाते हैं। और आपके हिसाब से आप फीमेल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी, स्पेसिफिकली फीमेल्स? सबसे पहले तो यार ये जो फेमिनिज्म वर्ड है ना, इसको प्लीज़ बर्बाद करना बंद कीजिए, क्योंकि फेमिनिज्म एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, जिसमें आप ना अपने जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें कितनी पावर होती है आप उसको दिखा सकते हो। लेकिन आप जब इसका मिसयूज़ करती हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आप अपना तो नुकसान करती ही करती हैं, बाकी जो लड़कियां जो अब बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनको उनके फैमिली वाले वहीं रोक देते हैं आपकी एक हरकत की वजह से। तो प्लीज़ आप जो बाकी सैकड़ों लड़कियों का रास्ता बंद कर देती हैं बाहर निकलने का अपनी एक गलत हरकत की वजह से, वो करना बंद कीजिए। निधि, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, स्पेसिफिकली आपकी जो शायरी, वैसे भी मैंने इससे पहले भी शायरी सुनी है, बट
जैसे आपने बताया, आपने इंस्टेंटली सिचुएशन बेस्ड आप लिखते हैं, और आपकी हर शायरी में ऐसा लगता है ना कि आपने वो फील किया हुआ है। जी। वो आपको समझ में आ जाता है। जैसे जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्ट लेती हूँ, कुछ पॉडकास्ट में ऐसा होता है, जैसे मैं कल ही एक पॉडकास्ट लेकर आई, तो शी इज हर नेम इज पूनम श्रुति। अब उनकी लाइफ में ऐसा है कि यूज मैं मतलब खो गई हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। सेम इज विद योर स्टोरी टेलिंग, एंड आई थिंक कीप शेयरिंग दीस सॉर्ट ऑफ व्यूज, बिकॉज हम इंस्टाग्राम पे जो नॉट सो यूजफुल कंटेंट है उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड क्योंकि लोग इतने ज्यादा उसको कंज्यूम करने लगे हैं, आप देखोगे ऐसे कंटेंट पे ऑडियंस भी है, भले वो गाली दे रही है, बट दे विल वॉच, राइट, दे विल कम एंड वॉच। बिल्कुल। पर इसकी वजह से जो जेनरिक कंटेंट क्रिएटर हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं, बट उस स्पेस पे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उस स्पेस पे उनको स्पेस नहीं मिल पा रही है। जैसे मैंने बोला ना, इन्फ्लुएंसर वर्ड ही इतना नेगेटिव साउंड करने लगा है। या फिर जब भी आप किसी फादर को अगर ये बताएं कि आपकी लड़की इंस्टाग्राम पे रील बनाती, तो वो ये सोचते हैं कि कुछ गलती कर रही हो, क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां वही कर रही हैं। तो आप मतलब ऐसा कंटेंट बनाइए जिससे बाकी लोगों का जो वक्त है वो बर्बाद ना हो और किसी का कोई एक मौका ना छिन जाए उनसे। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो हर एज के लोग देख पाएं, समझ पाएं और रिलेट कर पाएं। वैसे तो आपकी एक रील वायरल हुई थी, वही सवाल सेम पूछूंगी कि आपका भोपाल को लेके क्या कहना है। शायरी में आप भोपाल सुकून है यार। मुझे लगता है कि मतलब लोग ना भोपाल में, पता है क्या लोग कहते हैं कि कुछ कॉमेडियन दोस्त हैं, कुछ पोएट दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार भोपाल में टिकट नहीं बिकते। मैं ये तो टिकट वहां बिकते हैं ना यार, जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट सीख कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। यहाँ पे हर जगह एंटरटेनमेंट है, सुकून है। आप जाकर बैठ जाइए लेक साइड पे और वहां पर आपको एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट, सुकून ही सुकून है। तो आप कहीं और क्यों जाओगे? तो भोपाल के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, सुकून। यहाँ पर आकर ना लाइफ ऐसा लगता है कि यार नहीं है रेस। उधर लाइफ इज अ रेस, रेस नहीं है। अगर आप भोपाल में आकर रहते हैं तो मुझे तो नहीं लगती रेस। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भोपाल में रह के। सो आई होप इस पॉडकास्ट को देख के आपको मजा तो जरूर आया होगा, और ऐसी कविताएं और कहानियां सुनने के बाद आप भी कुछ देर के लिए खो गए होंगे। तो वापस आना है और ऐसे ही पॉडकास्ट को देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।